Hello everyone, this is Sapna Dhyani Sharma with you. Welcome in my channel Learning Center. Today we are going to read History NCERT Class 8 Chapter Weavers, Iron Smelters and Factory Owners. ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप फर्स्ट वीडियो का लिंक देख सकते हैं और आप वहाँ जाके फर्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हु वर द वेवर्स। जो वेवर्स थे वो मतलब कौन थे। तो वेवर्स जो थे वो ऐसी कम्युनिटीज़ स्पेशली मतलब ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जो कि वेविंग का काम किया करते थे। और ये जो काम है वेविंग का, ये जो है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वो पास किया जाता था। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे मतलब अपने बच्चों को सिखाया जाता था। तो कुछ अलग अलग तरह के वेवर्स हुआ करते थे। जैसे कि बंगाल के जो वेवर्स थे वो तांती नाम से उन्हें जाना जाता था। और कुछ थे जुलाहास थे, मोमिन वेवर्स थे। नॉर्थ इंडिया के सेल एंड काई कोलर्स एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया के ये वेवर्स थे कुछ फेमस। आर सम ऑफ द कम्युनिटीज़ फेमस फॉर वेविंग। तो ये कुछ कम्युनिटीज़ थी जो वेविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। तो ये वेविंग का जो काम था ये सिर्फ एक ही पर्सन के द्वारा मतलब एक ही बंदा इसको नहीं किया करता था, ये अलग अलग लोगों के द्वारा ये किया जाता था। तो इसमें जो स्पिनिंग का काम है वो मोस्टली जो है उसको वुमेन किया करती थी। जो औरतें होती थी वो छोटे छोटे घर में जो उद्योग से चला के स्पिनिंग का काम किया करती थी। इसमें जो है चरखा और तकली जो इन सब चीज़ों का इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता था। और ये जो स्पिनिंग का काम है ये वुमेन्स के द्वारा चरखा और तकली की हेल्प से इसको पूरा किया जाता था। और इसके बाद जब ये स्पिनिंग का वर्क पूरा हो जाता था तो इसके बाद इसको वेवर्स जो हैं इसे आगे की जो प्रोसेस होती है वो वेवर्स इसको किया करते थे। और ये काम जो है ज़्यादातर मैन के द्वारा किया जाता था या आदमियों के द्वारा किया जाता था। और इसके बाद जो है जब कपड़ा तैयार हो जाता था तो जो कलर टेक्सटाइल है उसके लिए ये जिस पर्सन को दिया जाता था तो स्पेशली उसे रंगरेज के नाम से जाना जाता था। उसे रंगरेज कहा जाता था जो कपड़ों पे कलर किया करता था। कुछ वेवर्स ऐसे होते थे जो कि कपड़ों पर प्रिंट किया करते थे, उन्हें छिप्पीगार्स के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से जो हैंडलूम वेविंग का जो ऑक्यूपेशन था ये जो है सिर्फ एक ही पर्सन के द्वारा नहीं किया जाता था, इसे अलग अलग लोगों के द्वारा इसकी बहुत सारी प्रोसेस हुआ करती थी, उसकी हेल्प से इसको पूरा किया जाता था। और ये क्या है मतलब लोगों की जीविका का एक बहुत ही मतलब मिलियंस ऑफ इंडियंस की जो जीविका का है ये साधन बन गया था। तो इंडिया में जो ये हैंडलूम टेक्सटाइल है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस था, इसको बहुत ही पसंद किया जाता था। तो धीरे धीरे आगे के टॉपिक में हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये डिक्लाइन कैसे हुआ या इसमें कमी कैसे आई, या जितना ये फेमस पहले हुआ करता था उतना ये बाद में क्यों नहीं रह गया। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, इसका पतन कैसे हुआ। इंडिया में जो कॉटन का जो डेवलपमेंट था इंडस्ट्रीज़ का वो क्या है ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ। मतलब ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज़ थी उसका असर इंडिया के कॉटन जो टेक्सटाइल था उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। तो जो उसका फर्स्ट रीज़न था डिक्लाइन होने का वो ये था कि जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल था उसको ब्रिटिश टेक्सटाइल के साथ बहुत ही ज़्यादा कंपेयर उसका होता था या उसको करना पड़ता था कंपटीशन यूरोप और अमेरिका के मार्केट में। क्योंकि जो ब्रिटिश का जो टेक्सटाइल का जो उससे जो तैयार जो कपड़ा था वो यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा पसंद किया जाता था। तो इसलिए जो है कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था इंडिया के लिए। सेकंड जो इसका रीज़न था, इंग्लैंड ने जो है इंडिया के एक्सपोर्ट पे इंडिया से एक्सपोर्ट पे जो है बहुत ही ज़्यादा हाई ड्यूटीज़ और बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे। तो ये आसान नहीं रह गया था इंडिया का किसी भी देश में जो है सामान को इंपोर्ट करना और वहाँ से प्रॉफिट कमाना इंडिया के लिए आसान काम नहीं रह गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ और बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगा दिए गए थे। तो ये जो टाइम था इंडिया के लिए ये उतना भी बुरा नहीं था, लेकिन इसके बाद जो कंडीशन आई इसमें टाइम और भी ज़्यादा बुरा हो गया। तो 19th सेंचुरी के बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में जो इंग्लिश मेड कॉटन जो हुआ करता था टेक्सटाइल वो क्या सक्सेसफुली इंडिया के मार्केट में आके बिकने लगा, जो कि अफ्रीका अमेरिका एंड यूरोप से मतलब आता था और इंडिया के मार्केट में बेचा जाता था। तो इससे क्या है जो थाउजेंड्स ऑफ वेवर्स क्या है मतलब वो उनका जो एम्प्लॉयमेंट था वो छीन चुका था। तो इससे जो है उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ।
और जो इंग्लैंड सॉरी जो इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज थी, उन्होंने इंडिया से जो है जो चीज़ें थी वो बाय करना, मतलब उनको खरीदना बंद कर दिया। और जो उनके एजेंट थे वो अब उन्हें एडवांस भी किसी चीज़ के लिए नहीं देते थे। तो इंडिया के जो वेवर्स थे उनकी बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी, क्योंकि उनका रोज़गार छिन गया था, उनकी जो जीविका थी वो बहुत ही मुश्किल से चल पा रही थी। और इसके बाद जो एडवांस जो दिया जाता था इंडिया को या वीवर्स को, वो सब क्या है, विदेशी कंपनीज ने देना बंद कर दिया था। तो इसके लिए जो है इंडिया के जो वीवर्स थे उन्होंने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पिटिशन्स भी लिखे। कुछ पिटिशन्स के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, गवर्नमेंट के लिए लिखा गया है कि मतलब हमारी जो कंडीशन है यहाँ पे 12,000 जो वेवर्स हैं वो क्या है, अपनी लाइफ के लिए सरवाइव कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, परेशानी में है। तो लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर देखिए, एक लेडी ने भी यहाँ पर एक न्यूज़पेपर में अपना जो पत्र है उसको पब्लिश कराने की अपील की है। तो आप चाहे तो यहाँ पे इसे डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे इस टॉपिक में हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1830 में ब्रिटिश के जो कॉटन था वो क्या है, इंडिया के मार्केट में बहुत ज़्यादा ही बिकने लगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसकी बाढ़ सी आ गई इंडिया के मार्केट में, और वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। और 1880 में जो 2/3% जो कॉटन क्लोथ हुआ करते थे वो जो है ब्रिटेन के मार्केट के जो बनाए जाते थे वो इंडिया के मार्केट में बिकते थे। यानी 2-3% जो है ब्रिटेन का जो कॉटन था वो इंडिया में बेचा जाता था, और 1.5 और 1.3% जो है वो इंडिया का ही तैयार माल बेचा जाता था। तो इसके बाद जो है कंडीशन जो है ऐसी हो गई कि मतलब इसका असर सिर्फ स्पेशली जो वेवर्स हुआ करते थे और जो स्पिनर्स थे उन्हीं पर नहीं पड़ा, बल्कि जो वुमेन्स थी जो घर में छोटे छोटे काम किया करती थी या स्पिनिंग किया करती थी, उनकी जीविका पर भी इसका बहुत बड़ा असर हुआ। बहुत सारे लोग जो है जॉबलेस हो गए। लेकिन इसके बाद भी जो है इंडिया में जो हैंडलूम वेविंग था वो कम्प्लीटली मतलब डाई नहीं हुआ था, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। इसका रीज़न ये था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मशीनों से तैयार नहीं की जा सकती थी। ब्रिटेन में जो मशीनें थी क्लोथ्स की या टेक्सटाइल की, उन सब में वो चीज़ें तैयार नहीं हो पाती थी, इसलिए वो इंडिया से ही उनको ख़रीदा जाता था। और ये जो बॉर्डर होते थे कई कपड़ों के, या कुछ ऐसी साड़ियाँ होती थी जिसमें कि वो डिफरेंट बॉर्डर होते थे, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस होती थी, पैटर्न होते थे, वो क्या है इंडिया से ही खरीदे जाते थे। इसके अलावा कुछ ऐसे कपड़े थे जो मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा या गरीबों के द्वारा मोटा जो कपड़ा है वो पहना जाता था, वो भी क्या है ब्रिटेन में प्रोड्यूस नहीं होता था, और वो भी क्या है इंडिया से ही खरीदा जाता था। आपने सोलापुर वेस्टर्न इंडिया में और मधुरा साउथ इंडिया में सुना ही होगा इन जगहों का नाम। तो ये जो सेंटर थे ये 19 सेंचुरी के लास्ट में क्या है वीविंग के जो है बहुत ही फेमस या इम्पोर्टेंट सेंटर बन गए थे। क्योंकि फिर 19th सेंचुरी के लास्ट में ये जो सेंटर थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर बन गए थे। महात्मा गांधी ने जो है भारत को आज़ादी दिलाने के लिए जो विदेशी सामान का बाइकआउट करने के लिए कहा था कि बिल्कुल इन चीज़ों का बहिष्कार करो और जो इंडिया की चीज़ें हैं उन्हें अपनाओ। खादी जो था उसको इंडिया के साथ मतलब एक नेशनलिज्म उसको माना जाने लगा था, और जो चरखा था उसको इंडिया के साथ के मतलब उसको रिप्रेजेंट इंडिया का रिप्रेजेंट उसको किया जाता था। चरखा और खादी उस टाइम पे जो है मतलब एक फेमस बहुत ही ज़्यादा दो वर्ड्स हो गए थे भारत को आज़ादी दिलाने के लिए। और 1931 में नेशनल कांग्रेस ने जो फ्लैग जो इंडिया का दिया था, ट्राई कलर जो फ्लैग है हमारा तिरंगा झंडा, उसके मिडिल में जो है चरखा को भी स्थान दिया। तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे खादी और चरखा जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन था कि विदेशी जो सामान है उसका बहिष्कार करो, वो कितना फेमस था या कितना ज़रूरी था। तो चलिए अब देखते हैं उसके बाद जो वेवर्स थे वो स्पिनर्स थे उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कैसे करके अपनी जीविका को आगे चलाया। तो कुछ जो है वो एग्रीकल्चर लेबर बन गए, मतलब कृषि करने लगे या श्रमिक बन गए, और कुछ जो है शहरों में काम की खोज में निकल गए, कुछ जो है अदर कंट्रीज़ में जाके प्लांटेशन के लिए अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका चले गए, और कुछ जो हैंडलूम जो वेवर्स थे
उनको कॉटन के जो मिल्स तो एस्टेब्लिश हुए थे बॉम्बे में, लाइक अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर, इनमें जाके वो क्या है काम करने लगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉटन मिल्स कम अप। तो देखिए अब जो इंडिया में कॉटन जो मिल्स थे वो कब आए, कब एस्टेब्लिश हुए और कैसे कैसे करके उनका डेवलपमेंट हुआ, इससे क्या बेनिफिट हुआ, क्या इसके नुकसान हुए, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कॉटन मिल जो स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1854 में बॉम्बे में। अर्ली 19 मतलब 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही 1854 में ये एस्टेब्लिश हो गया था बॉम्बे में। तो इससे क्या हुआ कि बॉम्बे जो है जो रॉ मटेरियल हुआ करता था कॉटन कॉटन के लिए, जो रॉ कॉटन होता था वो इंग्लैंड और चाइना से उसको एक्सपोर्ट करता था। इट वॉज क्लोज द इस ब्लैक सोल्ड ट्रैक्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया वर वॉज ग्रॉन। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, ये जो है जो ब्लैक सोल होती है जिसमें कि कॉटन को बहुत ही आसानी से वो अच्छी तरह से ग्रो करता है, बहुत अच्छे से उगता है, उसके नज़दीक हुआ करती थी। तो इसलिए इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई अपने लिए जो रॉ मटेरियल है उसको प्राप्त करने में। तो जो भी जितनी भी जो चीज़ें थी वो सारी की सारी क्या थी, सूटेबल थी कॉटन मिल्स को ग्रो करने के लिए। और उसके बाद जब जो कॉटन जो मिल्स थी 1900 में 84 मिल्स जो है बॉम्बे में स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो मेनली ये जो स्टार्ट की गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी पारसी और गुजराती जो बिजनेसमैन थे जिन्हें कि बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट हुआ था, उनके द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। मतलब जिन्हें चाइना से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। तो जब उन्हें लगा कि हमारा जो तैयार माल है वो चाइना में बिकने लगा है, तो जब उन्हें बेनिफिट हुआ तो 84 मिल्स जो है बॉम्बे में कॉटन की स्टार्ट हो गई थी। और ऐसा नहीं है कि ये जो मिल्स थी ये सिर्फ बॉम्बे में ही शुरू की गई थी, इसके अलावा इंडिया के अदर सिटीज़ में भी जो ये मिल्स हैं इनका मतलब अभी प्रारंभ किया गया था। जो पहली मिल थी कॉटन की अहमदाबाद में जो स्टार्ट हुई थी 1861 में स्टार्ट हो गई थी। और ईयर लेटर अ मिल वॉज एस्टैब्लिश इन कानपुर। और उसके बाद जो है एक साल बाद कानपुर में एक मिल जो है कॉटन की वो एस्टेब्लिश हुई थी इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, मतलब यूपी, उसको पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था। ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड अ डिमांड फॉर लेबर। तो इससे क्या हुआ कि जो लेबर, जब मतलब मिल स्टार्ट हुई तो लेबर की डिमांड बढ़ गई थी। और जो गरीब लोग थे वो क्या है खेती वेती छोड़ के और शहरों की तरफ अपने रोज़गार के लिए वो बढ़ने लगे। तो जो स्टार्टिंग के जो टाइम था मतलब कुछ साल जो है इंडियन टेक्सटाइल जो फैक्ट्री थी उनको क्या है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। को जो है ब्रिटेन का जो टेक्सटाइल था उसके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन हुआ करता था। और बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी उन्होंने जो है अपने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको सपोर्ट किया था, उसने हैवी ड्यूटीज़ लगा दी थी उसके मतलब अदर कंट्रीज़ का जो सामान है उसके एक्सपोर्ट पे जो है हैवी ड्यूटीज़ लगा दी थी, हैवी टैक्स लगा दिए थे। तो इतना भी आसान नहीं था। तो इंडियन जो मिल के जो ऑनर हुआ करते थे उन्होंने जो है गवर्नमेंट से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इस तरफ भी मतलब ध्यान दिया जाए कि जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ की उस तरफ भी ध्यान दिया जाए उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या फिर उसका जो माल है वो अदर कंट्रीज़ में भेजने के लिए। तो लेकिन गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था। द फर्स्ट मेजर स्पर इन डेवलपमेंट ऑफ कॉटन फैक्ट्री production in India therefore was during the First World War when textile import from Britain declined. The Indian factories were called upon the produce cloth for military supplies. तो जो इसको फर्स्ट मेजर सपोर्ट जो मिला था, डेवलपमेंट जब हुआ था कॉटन फैक्ट्री का इंडिया में, तो इसका मतलब ये रीज़न था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ब्रिटेन तो अपने मतलब अदर कंट्रीज़ में कपड़े को सप्लाई करने में लगा था। और वहाँ की जो मिलिट्री थी उसके लिए जो क्लोथ्स जो यूनिफॉर्म हुआ करता था उसके क्लोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब भारी मात्रा में कपड़े की ज़रूरत पड़ी थी। तो वो कपड़ा जो है इंडिया से लिया जाने लगा था। तो इस टाइम पे जो है इंडिया का जो क्लोथ का जो कॉटन मिल्स थे या जो टेक्सटाइल था उसे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। आज के वीडियो में इतना ही।
इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपके जो भी क्वेश्चन हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।